हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको ईपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और ईपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की। क्लास 11 एग्रीकल्चर में आपकी चल रही है फिजिक्स। तो बेटा, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं फिजिक्स का, वो लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का नाम है सरल रेखीय गति, चाल, वेग और त्वरण। सरल रेखीय गति, चाल, वेग और त्वरण। तो बेटे, इस चैप्टर को हम पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेके आप लास्ट तक देखना। तो बेटा, आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा। देखिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बेटे बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूँ कि सूचना ये है कि आपके एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके टॉप 50 क्वेश्चन बहुत जल्द अपलोड होंगे। टॉप 50 क्वेश्चन, चाहे वो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, सभी सब्जेक्टों के, ऑल सब्जेक्ट के टॉप 50 बहुत जल्द क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। तो आप आराम से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। ठीक है, तो बेटे हम करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत। देखिए, चैप्टर जो आपका है सामने, चैप्टर का क्या नाम है? सरल रेखीय गति, चाल, वेग और त्वरण। पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में समझ लेंगे। तो बेटे, इसमें सबसे पहले हम छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर हम कहें कि आपसे दूरी क्या होती है, तो सबसे पहले हम दूरी को समझते हैं कि दूरी क्या होती है। पहले हम छोटे छोटे पॉइंटों को लेके चलेंगे, फिर हम बड़े क्वेश्चनों को चलेंगे लेके। देखो, दूरी क्या होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल माप को। क्या लिखोगे आप? कि भाई किसी वस्तु द्वारा चली गई माप को हम क्या कहते हैं बेटा? दूरी कहते हैं। अब आपको एक बात बताए, देखो मैंने आपको सदिश तथा अदिश राशि की ट्रिक महत्वपूर्ण, मैंने जब चैप्टर कराया था सदिश तथा अदिश राशि का, तो मैंने आपको अच्छी सी एक ट्रिक्स भी दी थी सदिश और अदिश राशि को याद करने की। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो दूरी है, दूरी सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर आप रेगुलर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, रेगुलर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप ईमानदारी से मुझे इतना बता दो कि दूरी है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हर स्टूडेंट नीचे कमेंट करिए और बताइए मुझे कि जो दूरी है वो कैसी राशि है। तो हमारा देखो, जो डेफिनेशन थी वो समाप्त हुई। क्या है भाई दूरी की परिभाषा? कि किसी वस्तु द्वारा चली गई माप को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल माप को, चली गई, यहाँ पे कुल माप कर लो भाई, चली गई कुल माप को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अगर हम बात करें, अब चलिए मैं बताता हूं कि दूरी कैसी राशि है। तो बेटा, जो दूरी है ना, ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो आप मुझे बताओ आपका आंसर सही गया या गलत गया। तो आपने दूरी की परिभाषा समझी कि भाई किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल माप को, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल माप को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। तो ये आपको याद हो गया कि दूरी क्या है। अब हम दूसरे नंबर पे अगर बात करें, तो हम बात करते हैं बेटा विस्थापन की। किसकी? विस्थापन। यानी विस्थापन क्या होता? तो देखो, एक निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में आप लिखोगे कि भाई एक निश्चित दशा में वस्तु की स्थिति में आपने क्या लिखा? कि एक निश्चित दशा में और वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को, स्थिति में भाई होने वाले परिवर्तन को हम बेटा क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो आपने विस्थापन की परिभाषा क्या समझी? कि एक निश्चित दशा में, दिशा यानी कंडीशन कैसी हो? निश्चित हो। निश्चित दशा में वस्तु की स्थिति में होने वाले जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताओ कि विस्थापन कैसी राशि है, तो प्लीज कमेंट करिए, 2 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि विस्थापन एक कैसी राशि है। चलिए मैं आपको बताता हूं विस्थापन कैसी राशि है। आप जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है।
क्लियर। तो हमने दो बातें सीखी, हमने दूरी को सीखा और विस्थापन को सीखा। अब हम बात करते हैं तीसरी जो आपका पॉइंट है वो है चाल। भाई चाल क्या है, ठीक। तो चाल के बारे में आप क्या लिखोगे कि वस्तु द्वारा एकांक समय में, क्या लिखोगे बेटा भाई, वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को आपने क्या लिखा भाई, वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। उसकी क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। क्लियर। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप ये बताओ कि चाल कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आप बताइए कि भाई चाल कैसी राशि है। मैं आपको अदिश और सदिश राशियां भी अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाइए और सदिश और अदिश राशि वाली जो वीडियो है वो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनना तय है। तो देखो जो चाल है, चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो आप लिखोगे बेटा आगे भाई, चाल एक अदिश राशि है। क्लियर, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए चेक करता हूं। तो सदिश कैसी, चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। चलिए अगला अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है वो बेटा है त्वरण। चौथा पॉइंट क्या है आपका, त्वरण। त्वरण क्या होता है तो समझो। त्वरण में आप ये बताओगे भाई, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बताओगे आप, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्लियर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या हम कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। आपने लिखा भाई, हेडिंग आपने डाली त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं, तो आपने क्या लिखा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यहां पे क्या लिखोगे आप, दर को। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आपका कमेंट आ जाना चाहिए अब तक कि त्वरण कैसी राशि है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि त्वरण है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है भाई, आप आगे लिखोगे त्वरण एक सदिश राशि है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें ही बड़ी हो जाती हैं आगे चल के। तो हमें ये छोटी छोटी बातें बेटे याद करनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी आप समझिए। अगला आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है भाई दूरी तथा विस्थापन का मात्रक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई दूरी है, दूरी तथा विस्थापन का, किसका, दूरी तथा विस्थापन का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा भाई। दूरी तथा जो विस्थापन का एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक जो होता है बेटा वो होता है आपका मीटर। क्या होता है, मीटर। अब आपने जब इसका एसआई मात्रक भी बता दिया तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसका विमीय सूत्र भी क्या है। क्या पूछ रहा हूं, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या है, तो देखो आपको पता है कि भाई दूरी तथा विस्थापन का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। अब मीटर को किस चीज को, जैसे दूरी है, दूरी का मतलब ये लंबाई है भाई, लंबाई को आप किस में मापोगे, मीटर में तो नापोगे। कितने मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है, 600 मीटर है। तो भाई जब मीटर को आप लंबाई में नापोगे तो आपका जो विमीय सूत्र हो जाएगा, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल। क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो देखो अगला पॉइंट है आपका वो है चाल तथा वेग का एसआई मात्रक। क्या है, चाल तथा
वेग का, चाल तथा वेग का एसआई मात्रक क्या है, और इसका बीमीय सूत्र भी आप बताओ। क्या बताना है? बीमीय सूत्र। आपसे पूछ रहा है चाल तथा वेग का एसआई मात्रक पूछ रहा है भाई, चाल तथा वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो चाल तथा वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बेटा मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए भाई मीटर है, मीटर का मतलब ये लंबाई मापोगे मीटर में, जब लंबाई मापोगे तो क्या हो जाएगा भाई एल। ठीक है। और टी क्या है? आपका समय है, तो एल अपॉन जे टी हो जाएगा इस प्रकार से। बीमीय सूत्र की बात कर रहा हूँ। अब जब फाइनल बनेगा तो एल और टी कहाँ जाएगा? ऊपर। जब टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो आपका जो बीमीय सूत्र फाइनली बना, ये क्या बना आपका? एल टी की पावर -1। क्लियर? ये आपका बना चाल तथा वेग का बीमीय सूत्र। तो क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट समझिए, ये आपका बीमीय सूत्र है, ध्यान रखना ये बीमीय सूत्र बना है। देखो कैसे बना। चाल तथा वेग का एसआई मात्रक क्या है? क्या है? बीमीय सूत्र बताइए। तो देखो चाल तथा वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। हम मीटर को किस में नापते हैं? भाई लंबाई, मीटर से किसको नापते हैं? लंबाई को। लंबाई जब दी होती है तभी तो नापते हैं मीटर में। तो भाई लंबाई है वो एल से, सेकंड क्या है? टाइम है, तो हमने टी से रिप्रेजेंट करा, तो एल अपॉन टी हो गया। अब जब ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या है? ये टी प्लस में अभी माइनस में पहुंच जाएगा, तो माइनस की बन एल टी की पावर -1। अगला समझिए, अगला जो आपका है बेटा वो है त्वरण का एसआई मात्रक। किसका? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? भाई जो त्वरण है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखो बेटा जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है बेटा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप समझदार हो, मीटर को अगर मैं आपसे बीमीय सूत्र बनाऊंगा इसका, मैं आपसे पूछूं कि बीमीय सूत्र क्या है त्वरण का, तो देखो मीटर को वही आगे किससे? लंबाई में। तो भाई हम लंबाई में, सेकंड स्क्वायर है इसका मतलब टाइम है, सेकंड क्या है? टाइम है, तो टाइम है तो हमने टी लिख लेंगे। सेकंड स्क्वायर है तो इसकी पावर क्या पहुंच जाएगी बेटा? -2। क्या हो जाएगी? -2। तो इस प्रकार से इसका क्या बन गया? ये त्वरण का एसआई मात्रक बन गया। क्लियर? अब हम कुछ सूत्रों की बात करेंगे जो सूत्र थोड़े से काम के भी हैं और अच्छे भी हैं चैप्टर के लिहाज से, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ सूत्र की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ आप चाल बराबर क्या होता है? क्या पूछूं मैं? चाल बराबर। तो आप बताओगे भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। ठीक है। अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आंकिक क्वेश्चन दिया हुआ है, चाल बराबर निकलवा रहा है तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। अगर वो निकलवाएगा क्या? अगर वो निकलवाए आपसे दूरी, जब दूरी निकलवाएगा तो दूरी बराबर क्या बन जाएगा? एक सूत्र ध्यान रखना, तो दूरी बराबर इसके नीचे रख के त्रिज्य गुणा, तो क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय। अगर वो आपसे समय निकलवाए, क्या निकलवाए? समय निकलवाए, तो बेटा समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? आप देखो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो एक सूत्र आप ध्यान रखोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इससे 3 सूत्र बन जाएंगे, चाहे वो चाल निकलवाए, चाहे दूरी निकलवाए, चाहे वो समय निकलवाए। तो चाल बराबर दूरी बटे आपको समय ध्यान रखना है। क्लियर? फिर इसी सूत्र से चाहे वो दूरी निकलवाए तो भी बन जाएगा और चाहे वो समय निकलवाए तो भी हमारा सूत्र बन जाएगा। अगला है देखो वेग बराबर। भाई वेग बराबर क्या होता है? अगर किसी भी चीज का हम वेग निकाल रहे हैं तो वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। समय अंतराल। अगर हम इसे प्रतीक चिन्हों के रूप में बात करें तो विस्थापन को हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा एस से और टाइम को डेल्टा टी से। क्लियर? अगला है देखो त्वरण। अगला क्या है? त्वरण।
अगर आप क्वेश्चन में कहीं पे भी आता है त्वरण निकालने के लिए तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो हम लगाएंगे बेटा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या लगाएंगे? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। चलिए समय अंतराल इस प्रकार से लिखिए, समय अंतराल, ये समय अंतराल है। वेग परिवर्तन को अगर हम बात करें तो देखो त्वरण का मतलब होता है जैसे ए बराबर आप क्या लिखोगे भाई, वेग परिवर्तन है तो डेल्टा बी लिख लोगे आप, अपॉन समय अंतराल है तो क्या लिखोगे आप, डेल्टा टी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं, अब देखिए कुछ मैं समीकरण दूंगा, जैसे समीकरण हम गति की समीकरण इसमें सीखेंगे, जैसे गति की प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। चलिए उन्हें भी समझते हैं। चलिए समझिए, देखो पहले आपको आपसे पूछी जाएगी भाई गति की समीकरण है, गति की समीकरण या समीकरण है। अगर हम गति की समीकरण की बात करें तो टोटल गति की समीकरण कितनी है भाई, 3 है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अब बात प्रथम समीकरण की। किसकी? हम बात करेंगे प्रथम समीकरण की। गति की देखो प्रथम समीकरण है, यहाँ पे लिखो गति की कौन सी समीकरण, प्रथम समीकरण। अभी गुंजाइश है तो बड़ा करके लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ भाई गति की प्रथम समीकरण। गति की प्रथम समीकरण क्या होती है उसे आप समझो। तो गति की प्रथम समीकरण होती है भाई b बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी। कभी कभी ये आ जाता है, आपसे पूछ लेगा कि गति की जो प्रथम समीकरण है उसका क्या करना है आपको भाई, सत्यापन करना है। क्या करना है? सत्यापन करना है। तो बेटा हम सीधे सीधे इसका सत्यापन ही कर दे रहे हैं आपको, और b बराबर आपको ध्यान रखना है यू प्लस ए टी। चलो समझो बेटा, तो देखो हम थोड़ी सी बात लिख रहे हैं उसे समझो। देखो हम लिख रहे हैं बेटा, माना किसी गतिशील वस्तु का, माना किसी गतिशील वस्तु का, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या बेटा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है, तथा एक समान त्वरण क्या है बेटा, a है। क्लियर? a है t सेकंड में वस्तु का अंतिम वेग, यानी t सेकंड में वस्तु का अंतिम वेग। अब वस्तु का अंतिम वेग का मतलब आप क्या लिखोगे, अब यहां पे लिखोगे b, प्राप्त कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। अब यहाँ पे आपको देखो ये समझ में आ गया कि भाई b क्या है, u क्या है और at क्या है। समझो, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, u आपका प्रारंभिक वेग है, तथा एक समान त्वरण आपका a है, t सेकेंड है, तो t क्या है, टाइम है, वस्तु का अंतिम वेग क्या है, b है, प्राप्त कर लेती है। तो हम तब त्वरण की परिभाषा से, तब त्वरण किसकी परिभाषा से, तब हम किसकी परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से इसे हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, सत्यापन कर लेंगे। तो समझो किस प्रकार से हम सत्यापन करेंगे। देखो बेटा, त्वरण, हमने त्वरण बराबर अभी सीखा था, मैंने बताया था कि वेग परिवर्तन बटे होता है समयांतराल। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे हमने क्या पढ़ा, समयांतराल पढ़ा, यही तो पढ़ा। अब वेग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, वेग परिवर्तन का मतलब ये हुआ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी अब आप लिखोगे क्या, अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग।
वेग अपॉन क्या लिखोगे, समयांतराल, अपॉन क्या हो गया बेटा, समयांतराल। ये हो गया, ये तो आपने पढ़ा। इसका मतलब त्वरण को हम काय से प्रदर्शित कर रहे हैं भाई, ए से कर रहे हैं। अब अंतिम वेग, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका, अंतिम वेग देखो यहाँ पे आपने लिखा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अंतिम वेग क्या है, आप यहाँ बी लिखोगे, माइनस लगा है तो माइनस, प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग यू है, तो आप यहाँ पे यू लिखोगे। इसके बाद समय अंतराल क्या है, टी है, तो आप टी लिखोगे, लिख लिया। ये बना आ जाके, यही तो बना। अगर आप इसकी तिरछी गुणा मारोगे, मैं आपसे कहूँ कि इसके एक नीचे रख के तिरछी गुणा मान लो, तो क्या बन जाएगा, तो बताओ बेटा क्या बन जाएगा। अगर मैं इसमें से कहूँ तो क्या बन जाएगा, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये बन जाएगा। देखो और क्या बन सकता है भाई, ये बन जाएगा b माइनस यू बराबर, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 80। b माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, 80। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई जो u है ना, u नहीं, u है ना, u उधर ले जाओ बराबर से इधर, तो काय का हो जाएगा, अभी ये माइनस का है, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो b है, b को आप इन्हीं पे रख रहने दो ऐसे करके। इसके बाद ये u है, u को बाहर ले जाओ, जब u को बाहर ले जाओगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सीधे सीधे b बराबर u प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका 80, ये आपका हो जाएगा। तो भाई ये देखिए हमने क्या करा, हमने आराम से कितने प्यार से इसका सत्यापन कर लिया। गति की प्रथम समीकरण यानी t समय पश्चात वस्तु के वेग को व्यक्त करती है। आप सीधे सीधे, मैं आपको एक लाइन और लिखवा दे रहा हूं, आप लिखोगे कि भाई गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण कॉमा t समय पश्चात, t समय पश्चात, गति का प्रथम समीकरण t समय पश्चात वस्तु के वेग को व्यक्त करती है, वस्तु के वेग को व्यक्त करती है। आशा करता हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि गति की प्रथम जो समीकरण थी, गति के 3 समीकरण हम पढ़ेंगे जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो गति की जो प्रथम समीकरण थी वो थी b बराबर u प्लस AT। इसका हमने क्या काम करा, इसका सत्यापन करा, और ये देखो कितने आराम से हमने अच्छे से समझा और सत्यापन करके b बराबर u प्लस AT आपका सिद्ध हो गया। अब हम बात करेंगे द्वितीय समीकरण की और तृतीय समीकरण की। चलिए बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए अब हम सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे गति की द्वितीय समीकरण की, गति की द्वितीय समीकरण। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गति की द्वितीय समीकरण होती कौन सी है। तो देखो द्वितीय समीकरण आपको याद रखनी है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी गति की द्वितीय समीकरण है। लेकिन बेटे हम गति की द्वितीय समीकरण को का सत्यापन नहीं करेंगे, क्योंकि गति की द्वितीय समीकरण के बेस पे हम आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आशा करता हूं कि ये एग्जाम में आपको सत्यापन नहीं आएगा, प्रथम या तृतीय में से आपको सत्यापन करने के लिए मिल जाएगा। तो हम अब बात करेंगे थर्ड नंबर पे बेटा, गति की तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण का हम सत्यापन करेंगे। चलिए अब गति की जो तृतीय समीकरण है वो आपको पता होनी चाहिए भाई कौन सी है, पहले आप समझ लीजिए। गति की जो तृतीय समीकरण होती है वो होती है बेटा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है तृतीय समीकरण, ठीक है। तो देखो एक बात आपको पता है, गति के हम तृतीय समीकरण का क्या करने जा रहे हैं, सत्यापन करने जा रहे हैं। अब आपको एक बात पता है कि गति की प्रथम समीकरण पता है, गति की प्रथम समीकरण। अब जो गति की प्रथम समीकरण होती है वो आपने अभी पढ़ी है, क्या पढ़ी थी भाई, b बराबर u प्लस AT, ये पढ़ी है ना। तो इसी से हम सत्यापन करेंगे जब
तो इसी समीकरण से हम इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, गति की तृतीय समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ये प्रथम थी b बराबर u प्लस ए टी का दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करोगे आप, का दोनों ओर भाई वर्ग करने पर, दोनों ओर आप वर्ग करोगे कोई भी टेंशन नहीं आएगी, बहुत प्यार से आप समझिए, हल्के से आराम से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। जब भाई दोनों ओर वर्ग करोगे आप तो वर्ग का मतलब है ये तो बन जाएगा आपका बी स्क्वायर बन गया। अब आप समझो ये है u प्लस ए टी, तो भाई u प्लस ए टी का क्या कर देंगे हम, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, कर दिया हमने होल स्क्वायर। जब हम इसे खोलेंगे तो ये तो रहेगा भाई बी स्क्वायर और u का जब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे u की तो क्या ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस, अब आप किसकी करोगे, चाहे u स्क्वायर कर लो चाहे 2u कर लो, भाई 2 के साथ करोगे तो इसे 2u कर लो, 2u ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 2 की किसके साथ, at के साथ, ठीक है। चलिए नहीं इस प्रकार से मत करिए आप, पहले आप करिए u की करोगे आप तो ये बन जाएगा आपका u स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर प्लस, फिर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो बन जाएगा ये u की करोगे तो 2u, क्या बन जाएगा 2u और 80, ये बन जाएगा 2u प्लस 80। अब इसकी करोगे इसके साथ तो ये किसके साथ क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर और ये बन जाएगा t का स्क्वायर बन गया। यानी अगर आप इसकी करोगे u की 2 बार, जब u की 2 बार करोगे तो u की गुणा देखो, u इंटू यू बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर हो गया। जब आप इसके साथ अब पूरे की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 2u80, जब आप इसकी इतने की करोगे 2 के साथ तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, कुल मिला के इतना आपका बन गया। अब आगे एक बात समझिए, देखो अब आपका ये बन गया भाई बी स्क्वायर बराबर यानी इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से u स्क्वायर प्लस, अब इसमें हम ले ले रहे हैं 2a है, इसे बाहर निकाल ले रहे हैं, ये 2a ले लिया हमने बाहर, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे देखो क्या बचा u और यहाँ पे ये क्या बचा t, तो देखो अब हम इसे ले ले रहे हैं ब्रैकेट में, यानी यहाँ से बचा u और ये आपका बचा t, तो ut प्लस a स्क्वायर और t स्क्वायर आपका ये बन गया, ठीक। या आप करोगे इसका a स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं करके तो आप हाफ ए टी का स्क्वायर कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, हाफ ए टी का स्क्वायर कर सकते हो, ये लिख सकते हो आप 1/2 ए टी स्क्वायर, ये भी आप कर सकते हो। अब आपको एक बात पता है, देखो आपको एक बात ये पता होनी चाहिए भाई, देखो इसलिए क्या हो जाता है आप समझो भाई, यूटी है यूटी प्लस हाफ ए टी, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये जब हम इसके बराबर करते हैं ना तो इसके बराबर हो जाता है एस, क्या हो जाता है, ये स्क्वायर है इसके बराबर हो जाता है एस, तो हम इस पूरे को ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह पे ये एस लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब है ये पूरा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे अब, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये हम पूरे का ना लिख करके इसके बराबर क्या होता है एस होता है, तो हम ये एस लिख देंगे, ठीक। ये आपकी सत्यापन हो गया। देखो बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में आराम से समीकरण का सत्यापन खुद स्वयं से कर लोगे। तो बेटे अब हम इन्हीं समीकरण को आधार पे हम कुछ आंकिक प्रश्न है वो आंकिक प्रश्न सॉल्व अब करेंगे। तो बेटा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलो बेटा आंकिक क्वेश्चन अब समझो, बड़ा आराम से आंकिक क्वेश्चन बनाना, बड़ा शांतिपूर्वक ध्यान से आप समझो। देखो कह रहा है कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना आरंभ करती है, यदि उसका त्वरण है वो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा।
अब आप ये समझो पहले भाई, इसमें हम सॉल्व तब करेंगे, इसमें गिवन वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताओ वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं भाई वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है। प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग का मतलब है u। अब आप समझो, कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ कर रही है, यदि उसका त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात। इसका मतलब आपके समझ में आ गया भाई प्रारंभिक वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड, जबकि अंतिम वेग क्या है, 5 सेकंड के पश्चात 5 सेकंड। तो प्रारंभिक वेग बराबर हम u बराबर कितना लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं u बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड, लिख दिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई त्वरण भी तो बता दो, त्वरण की वैल्यू कितनी है, a बराबर कितना है, तो त्वरण की वैल्यू आप बताओगे भाई 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कितनी, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर अब मैं आपसे पूछूं भाई समय भी तो बता दो, टाइम, क्या समय भी तो बताओ आप, टाइम कितना है, तो टाइम आपने बता दिया कितना है भाई, 5 सेकंड है, कितना है, 5 सेकंड, ठीक। अब आपसे निकलवा क्या रहा है भाई, अंतिम वेग निकलवा रहा है, ये अंतिम वेग नहीं है भाई, ये तो 5 सेकंड पश्चात है, इसका मतलब टाइम दे रखा है। अब अंतिम वेग आपको निकालना है, कौन सा, अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब आपको काय से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, v से, तो v बराबर यानी आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। अंतिम वेग आपको निकालना है कि भाई अंतिम वेग क्या है। क्वेश्चन फिर से समझ लो, कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रारंभ कर रही है, तो वो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। यदि उसका त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ये हो गया त्वरण कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, इसका मतलब वो निकलवा रहा है आपसे अंतिम वेग। ये 5 के दे दिया उसने, समय दे दिया, टाइम दे दिया। अब आपको एक समीकरण याद होगी, कौन सी, प्रथम, यानी b बराबर होगा याद u प्लस AT, ये समीकरण याद है, चलिए आपको याद है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, अब आप यहाँ पे u की वैल्यू देखो, u की वैल्यू कितनी दी है, 50, आप यहाँ पे 50 लिख लो, प्लस a क्या है आपका, त्वरण है, a की जगह कितना आ गया, 6 आ गया, t कितना है, t की जगह कितना आएगा, 5 आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो भाई सीधे सीधे अगर इस कंडीशन में हो तो वुडमास का रूल होता है वो लगा लेना। यहाँ पे पहले प्लस है, प्लस होगा नहीं, क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, यानी 6 पंजे कितना हुआ, 30, और ये प्लस में कितना है आपका 50, ठीक, और 50 30 कितना हुआ, 80 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका कितना आंसर आएगा, 80 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो देखिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, बड़े आराम से हम क्वेश्चन को बनाना भी सीख जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन समझो आप, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। कैसे सेम है, क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझते हैं, पढ़ते हैं। देखो एक वस्तु विराम अवस्था में चलना आरंभ करती है, एक वस्तु है वो विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है, उसमें 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, क्या है, त्वरण है। तो बताओ कि 10 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा 10 सेकंड पश्चात, इसका मतलब अंतिम वेग। और देखो उसने प्रारंभिक वेग दिया नहीं है, जब प्रारंभिक वेग दिया नहीं है तो प्रारंभिक वेग आपका जब आप सॉल्यूशन करोगे, इसे भाई सॉल्व करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, समझो भाई प्रारंभिक वेग दिया नहीं है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग है वो हमारा क्या हो जाएगा, u बराबर 0, ठीक। इसके बाद जो a है त्वरण a की वैल्यू देखो कितनी दे रखी भाई, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आप इसकी लिख लो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद अब आप देखो भाई टाइम कितना है, टाइम, तो टाइम आपने देखा भाई कितना दिया है, 10 सेकंड, कितना है, 10 सेकंड, तो टाइम आप लिख लो कितना, 10 सेकंड। अब निकलवा क्या रहा है, उसका वेग,
उसका वेग का मतलब भाई वो निकलवा रहा है आपसे अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो अंतिम वेग हम बहुत प्यार से बड़ा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो अंतिम वेग यानी अब आपको सूत्र लगाओगे बी बराबर यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अब देखो यू की वैल्यू कितनी है भाई, यू की वैल्यू 0 है तो आप 0 लगा लो, प्लस ए की यानी त्वरण कितना है 3 है तो आप 3 लिख लो। किसी का निशान नहीं होता तो समझो इनटू का निशान है यानी गुणे का निशान है। तो टी कितना है 10 है तो आप 10 लिख लो। ठीक, अब यहाँ ये 0 प्लस रूप में है तो सबसे पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 0 प्लस 10 कितना हुआ 30, 30 के साथ 0 जोड़ोगे तो कितना रहेगा आपका 30 ही रहेगा। 30 मीटर प्रति सेकेंड, क्या 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो ये आराम से क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन, कोई भी समस्या नहीं हुई। तो बेटा वीडियो को सभी दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी के मोबाइल में मेरी वीडियो आप अच्छे से शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो आपका दिया है कि भाई एक मीनार की चोटी से किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर उसे पृथ्वी तक पहुंचाने में यदि 5 सेकंड लगे तो पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग, एक तो आपको वेग निकालना है, उसका वेग तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक आपको एच निकालना है। तो वेग और एच निकालना है, इसका मतलब दो चीज़ें इसमें निकालनी है। तो देखो इसने फिर से क्या काम करा भाई, प्रारंभिक वेग है वो क्या बताया, प्रारंभिक वेग इसने बताया नहीं। तो प्रारंभिक वेग बताया नहीं, क्या हो जाएगा 0, u बराबर 0। टाइम दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। टाइम कितना है भाई 5 सेकेंड। तो t बराबर कितना दिया है इसने 5 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद त्वरण इसमें दिया नहीं है, इसमें क्या दिया भाई g की वैल्यू दी है। तो g बराबर कितना दिया है इसने, g बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि h की वैल्यू हम नीचे निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेटे आपने सूत्र क्या लगाया था, आप प्रथम समीकरण का सूत्र लगाया था, वो क्या लगाया था, देखो एक लाइन आप लिख लो भाई, गति के प्रथम समीकरण से आप क्या लिख लो, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, जो कि अभी हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सीखा उसी से। पृथ्वी पर पहुंचने पर वस्तु का वेग, पृथ्वी पर पहुंचने पर वस्तु का वेग, यानी हम क्या निकालना है बेटा, हम वेग निकालेंगे। तो वेग निकालने के लिए सूत्र आपका क्या हो जाएगा, हम अभी तक निकालते थे v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे a नहीं दिया, त्वरण नहीं दिया, क्या दिया है g। तो a की जगह क्या हो जाएगा आपका g। ठीक, तो u की वैल्यू देखो कितनी है 0, तो आप 0 लिख लो, प्लस g की वैल्यू कितनी है 9.8, तो आप 9.8 लिख लो। t की वैल्यू कितनी है 5, तो आप 5 लिख लो। ठीक, 5 अट्ठे 40 का सिफर हासिल लगे 4, 5 ने 45 और 45 4 कितना हुआ 49। एक अंक के बाद दशमलव है तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। कितना है आपका बेटा, आपका आ गया 49 मीटर प्रति सेकेंड, 49 मीटर प्रति सेकेंड, यानी वेग आपका निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ऊंचाई। देखो अब हम लिखेंगे यदि मीनार की ऊंचाई h हो, यदि मीनार की ऊंचाई क्या हो h हो, तो हम यूज करेंगे गति की द्वितीय समीकरण से। तो गति की द्वितीय समीकरण से हम निकालते हैं, गति की द्वितीय समीकरण से। अब देखो गति की द्वितीय समीकरण आपको मैंने बताई थी भाई, h निकालना है तो h बराबर द्वितीय समीकरण लिख लोगे, क्या ut अपॉन हाफ, एक मिनट यहाँ प्लस है ना, हाफ AT स्क्वायर। अब AT का मतलब है, ए हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ त्वरण नहीं दिया, त्वरण की जगह क्या आया है g आया है, तो 1/2 GT स्क्वायर कर लेंगे हम। क्लियर, ये सूत्र लगाएंगे। जब हमें ये सूत्र लगाएंगे तो हमारा h भी निकल के आराम से आ जाएगी, यानी h का मतलब ऊंचाई।
यही तो आप पूछ रहा था, ऊंचाई, कोई भी समस्या नहीं होगी। चलो समझो, देखो u की जगह कितना आ जाएगा 0, u की जगह कितना आएगा 0। अब देखो यहाँ पे यू टी है, अब t कितना है 5 है, तो आप यहाँ 5 रख लो, प्लस 1/2 है तो 1/2 रख लो। अब g की वैल्यू कितनी है 9.8, यहाँ देखो g बराबर 9.8, तो इंटू आपका हो गया 9.8 इंटू टी कितना है भाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हम लिख ले रहे हैं 5 इंटू 5। ठीक, अब आप समझो भाई, आप इसे समझो, 2 से आप काट लो कितना 4, 9.8, यानी 2 चौक कितना हुआ 8, बचा 1 हो गए कितने 18, 2 नेम 18, ये तो आ गया 4.9, ये भी कट गया। अब आप समझो भाई, 0 को 5 से 0 को भाग दोगे या 0 से 5 को भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 9.5 गुणे 25, 25। अब आप कितने की करोगे भाई 25 की 4.9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1225। कितना मिलेगा आपको 1225। अब यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 122.5 मीटर, ये भाई आ गई ऊंचाई निकल के। तो देखो आराम से ये क्वेश्चन भी बन गया, कोई भी आपको समस्या नहीं आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, चलिए बेटे समझिए। अगला देखो क्वेश्चन आप समझ रहे हो कि भाई दो वस्तुएं हैं वो एक साथ ऊपर की ओर उछाली जाती हैं, यदि उनके बेगों में 3:4 का अनुपात हो तो सिद्ध कीजिए कि उनकी ऊंचाइयां 9:16 के अनुपात में होगा। तो ये आपको सिद्ध करना है, दो वस्तुएं हैं एकदम से ऊपर की ओर उछाली जाती हैं, एक साथ उछाली जाती हैं, उनके बेग हैं वो 3:4 का अनुपात दे रखा है, आपको सिद्ध करके ये बताना है कि उनकी ऊंचाइयां 9:16 का अनुपात होता है। तो देखो वस्तु के प्रारंभिक बेग का अनुपात आप समझिए, आप क्या लिखोगे बेटा, वस्तु के प्रारंभिक बेग का अनुपात, भाई वस्तु के प्रारंभिक बेग का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा भाई u1 अनुपात u2। कितना दे रखा है भाई 3:4 दे रखा है। इसके बाद देखिए अधिकतम ऊंचाई के लिए अंतिम बेग, भाई एक साथ उछाली गई है ऊपर, तो अधिकतम बेग के लिए, अधिकतम बेग के लिए नहीं, अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम बेग के लिए नहीं, अधिकतम ऊंचाई के लिए अंतिम बेग, कौन सा बेग बेटा, अंतिम बेग, अंतिम बेग का मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, नहीं सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखो और क्या चीज चाहिए हमें, अब आपको एक गति की तृतीय समीकरण याद होगी, कौन सी, गति की तृतीय समीकरण, गति की तृतीय समीकरण याद हो आपको तो क्या होगी, याद तो होगी, बी स्क्वायर बराबर मैंने आपको बताई थी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh से, gh से, ये है तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण देखो मैंने आपको कौन सी बताई थी, मैं आपको पहले बता दूं, सिद्ध मैंने करवाया था तृतीय समीकरण, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as मैंने सिद्ध करवाया था, लेकिन यहाँ पे g और h आ रहा है, g और h आएगा, क्योंकि h क्या है भाई, यहाँ ऊंचाई की बात की गई है, और g आपका वो ये गुरुत्वीय त्वरण, तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप समझिए, जब आप समझोगे तो देखो बी स्क्वायर, भाई b की वैल्यू देखो, b कितना दिया है 0, जब इसने 0 दिया है तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 0। अब ये u स्क्वायर है, ई स्क्वायर को बराबर के मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो भाई जब इधर लेके आऊँगा बराबर के तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचेगा, इधर रह गया आपका 2gh, क्या रह गया 2gh, यही तो रह गया। अब आप समझो भाई अनुपात के आधार पे,
अनुपात के आधार पर। अब हम बात कर रहे हैं देखो अनुपात के आधार पर। जब हम अनुपात के आधार पर समझेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस का है ना, तो माइनस का देखो हो जाएगा u1 का स्क्वायर अपॉन माइनस का u2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h1 अपॉन h2। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिद्ध करके ये बताना है कि ऊंचाइयों का अनुपात, यानी h1 और h2 निकालना है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि भाई माइनस u1 का होल स्क्वायर, u1 का स्क्वायर हो गया माइनस u2 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस आप लेस कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर बराबर h1 और h2 का h1 अपॉन h2 होता है। h1 अपॉन h2 किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक, ये बात कही गई है। अब हम अगर यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो जब इधर चढ़ जाएगा तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, देखो हम निकाल ले रहे हैं इसमें से r1 और h1 और h2 बाहर। देखो जब हम यहाँ से h1 और h2 बाहर निकालेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया है भाई, u1 और u2 की वैल्यू कितनी दी है, 3:4। तो भाई ये हो जाएगा इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये क्या है, इसका u1 का स्क्वायर है और u2 का स्क्वायर। तो हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं इसकी संख्या लिख के, यानी 3/4 लिख के, और इसका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि h1 अपॉन h2 किसके बराबर है, u1 यानी प्रारंभिक अनुपात के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है ये चीज़। ठीक, अब ये 3/4 पे स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि h1 और h2 ये क्या दिया है, u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर। तो u2 का स्क्वायर है, इसके ऊपर अब हमने पूरे ब्रैकेट मार के इसलिए लग दिया क्योंकि ये दोनों का हो गया, ये u1 है और ये आपका u2 है, तो इन दोनों का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो देखो आप इसे करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, h1 अपॉन h2, यानी 3 3 9 और 4 चौक 16। अगर अनुपात के रूप में देखोगे तो h1 अनुपात h2 बराबर कितना हो जाएगा, 9:16। तो यही तो आपको देखो सिद्ध करके लाना था। चेक करिए, ऊंचाइयों में अनुपात जो था 9 अनुपात कितना लाना था, 16 लाना था। तो भाई 9:16 आपका सॉल्व हो गया। तो कुल मिला के जितने संभावित क्वेश्चन थे वो बेटा इस वीडियो में हमने पढ़ लिए। अब एक आध क्वेश्चन रह गया होगा तो वो आप अपने स्तर से भी चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लेना। इस चैप्टर में बस इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।